फ़ील होता है कि मैंने जो कुछ किया, जो कुछ निस्वार्थ किया, उसका फल मेरे बच्चे के रूप में मुझे मिल रहा है। बच्चा मुझे लगता है छोटे बच्चों के लिए जो अभी 9th-10th में है या 11th-12th में है, उनको अभी जो वो पढ़ रहे हैं उस पर फ़ोकस करना चाहिए। धीरे-धीरे सिर्फ़ एक ही रास्ता नहीं होता है कुछ भी हासिल करने का, अलग-अलग तरीके होते हैं। तो जैसे-जैसे वो पढ़ते जाएँगे उनको समझ में आएगा कि उनके लिए क्या सही है, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, जिसमें वो देश की सेवा कर पाएँ। लेकिन जैसे मैं ऑफ़िस में जाता था तो लंच में पढ़ लेता था या फिर अखबार वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ फ़ोकस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें मैं ऑफ़िस में करता था। और जो फ़ोकस वाली चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, जहाँ रटना-वटना होता है, वो मैं घर आके करता था। स्मार्ट वर्क माने यूपीएससी या फिर हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तो मुझे लगता है कि क्योंकि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है बहुत, उसके क्वेश्चंस मैंने सेल्फ स्टडी की थी। स्टार्टिंग से मैंने जब भी मुझे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाए थे ज़रूर। अधिकारों का प्रयोग न्याय संगत और अकॉर्डिंग टू द लॉ करना चाहिए। मैं वैसे ही करने की कोशिश करूँगा और गरीब से गरीब आदमी और जो सबसे वंचित है उसकी मदद करने की कोशिश कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बीच में छोड़ देते हैं इस बात को, भूल जाते हैं, प्रेशर में आके हार मान जाते हैं। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा गोविंद नगर में मौजूद हूँ। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही है। उत्सव की तरह इस वक्त माहौल जो है वो यहाँ बना हुआ है। कारण है कि राकेश चतुर्वेदी जी, जिनके बड़े पुत्र सत्यम चतुर्वेदी 205वीं रैंक यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है उन्होंने। और सबसे पहले तो मैं सर आपसे ही जानना चाहूँगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से 205वीं रैंक जो है वो सत्यम जी की आई है इस पर? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुखद पल है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कभी इस तरीके का आपने, क्योंकि बहुत सारे आपने विद्यार्थियों को शिक्षा दी है, बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने आज एक मुकाम दिया है और कई जगहों पर वो विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बालकाल से ये मेधावी, परिश्रमी और हर चीज़ को चैलेंज लेने वाला विद्यार्थी रहा है। कड़ी इसने परिश्रम की है, शुरू से कड़ी परिश्रम, सारे जो गुण होने चाहिए एक अच्छे नागरिक में वो इसमें हैं। और मुझे सौभाग्य है, इसने ये 2 से 5 रैंक प्राप्त कर कर हमारे मथुरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का नाम गौरव प्राप्त हुआ है। पूरे ब्रजवासी भी इससे बड़े खुश हैं इस रिजल्ट से। जिस दिन ये क्लियर हुआ था, जिस दिन ये अनाउंस हुआ था कि 205वीं रैंक से उत्तीर्ण हुए हैं सत्यम, उस दिन भी घर का माहौल, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, माला फूल माला, बधाइयों का तांता लगा हुआ था। और आज जब वो यहाँ मथुरा पहुंचे अपने घर पर, तब भी वही माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर और अपने पुत्र के लिए, बेटे के लिए? कोई बेटा आगे निकलता है तो पिता के लिए और माता के लिए गुरुओं के इससे बड़ा क्षण कोई नहीं हो सकता है। हमें पता चला कि आपने खुद गुरु के रूप में भी इनको पढ़ाया है और खुद आप एक पिता भी हैं, तो दोनों आपने दोनों काम किए हैं। इस चीज़ पर आपका क्या कहना है और उन विद्यार्थियों के लिए क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज? विद्यार्थियों को यही संदेश है, जैसे सत्यम प्रारंभ बचपन से ही इसका एक ध्येय रहता था कि पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है। बहुत कठिन परिश्रम शुरू से इसने किया और सादगीपूर्ण इसका जीवन रहा। बहुत आज भी जो उत्सव है तो ये जो बच्चों में होता है ना, खूब मेरा वो हो, तो ऐसा ये बहुत ज़्यादा शांत प्रिय नेचर का है। ज़्यादा आडंबर और बहुत ज़्यादा शोर शराबा इसको पसंद नहीं करता। लेकिन समाज ज़माने के अनुसार खुशियाँ होती हैं तो वो छुपती नहीं हैं और अच्छी बातें बातें प्रसारित भी होनी चाहिए। अच्छा कोई काम किया है। मैं सत्यम जी से ही बात कर लेती हूँ। क्या कहना है आपका, क्योंकि 205वीं रैंक, और सबसे मेन इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो इसका श्रेय भगवान को है कि उन्होंने हमेशा मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखी। उसके बाद मेरे माता पिता, वो भी भगवान के रूप में ही हैं। मेरा छोटा भाई, इन सब लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। कभी भी मुझे ये कोशिश
मुझे नहीं हुई कि मैं ये साबित करने की कोशिश करूं कि मैं कुछ करना चाहता हूं या कुछ करना है। मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। साथ ही साथ मेरे कुछ दोस्त, मेरे कलीग्स जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं इन सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाहर हमने देखा कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, 9th-10th क्लास के बच्चे थे जो आपको देखकर यहाँ पहुँचे और आपको अपना आइडियल मान रहे हैं। आगे वो भी इस तरीके से चाहते हैं कि हम भी इस तरीके से आएँ और हमारा परिवार वाले हमारा स्वागत करें, कॉलोनी वाले हमारा स्वागत करें। तो एक तरीके से आप काफ़ी सारे बच्चों के आइडियल बन चुके हैं आज की तारीख में। क्या उन बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे लगता है छोटे बच्चों के लिए जो अभी 9th-10th में है या 11th-12th में है, उनको अभी जो वो पढ़ रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे सिर्फ एक ही रास्ता नहीं होता है कुछ भी हासिल करने का, अलग अलग तरीके होते हैं। तो जैसे जैसे वो पढ़ते जाएंगे उनको समझ में आएगा कि उनके लिए क्या सही है, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो और जिसमें वो देश की सेवा कर पाएँ। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर जिस डायरेक्शन में वो जाएंगे वो ज़रूर सफल होंगे। आप गृह मंत्रालय में सेक्शन अफसर के तौर पर हैं और किस तरीके से रहा ड्यूटी भी और साथ ही साथ पढ़ाई भी किस तरीके से आपने की? ऑफिस के साथ ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है पढ़ना, क्योंकि समय काफ़ी चाहिए होता है इस एग्ज़ाम के लिए। लेकिन जैसे मैं ऑफिस में जाता था तो लंच में पढ़ लेता था, या फिर अखबार वगैरह जो ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ फोकस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ें मैं ऑफिस में करता था। और जो फोकस वाली चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए, जहाँ रटना वटना होता है, वो मैं घर आके करता था। आपको 5 बार यूपीएससी की परीक्षा में निराशा मिली। मैं उसके बारे में थोड़ा-सा आपसे जानना चाहूँगी। क्या इस एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप शेयर करेंगे? एक्चुअली मैं पहले जो जितने भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे एनडीए सीडीएस होता है, तो वो जब भी मैं उसके रिटन एग्ज़ाम देता था तो मैं हमेशा क्वालिफाई कर जाता था। तो मुझे लगता था कि यूपीएससी का भी वही पैटर्न होता है। तो शुरू के तो कुछ अनसीरियस अटैम्प्ट थे, एक दो जो जो मैंने ज़्यादा तैयारी के साथ नहीं किए थे। उसके बाद मेरा लगातार कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी या किस्मत ने साथ नहीं दिया। 2-3 अटैम्प्ट में मेरा 2 अटैम्प्ट में तो 2-2 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रह गया, और लास्ट अटैम्प्ट में मेरा सी सेट रह गया, जो कि अलग अलग पेपर होता है जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। तो वो किस्मत थी। अभी मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। इसके पहले भी मैंने पीसीएस में प्रीलिम्स दिया था, तो फिर मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। तो प्रीलिम्स हमेशा से मेरा कुछ वीक पॉइंट रहा है। तो मैंने उसको इस बार थोड़ा सा कोशिश की प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू, तो उससे मेरा क्लियर हो पाया। क्या इस बार उम्मीद थी आपको कि इस बार क्लियर हो जाएगा? हाँ, जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया था उसके बाद मैंने आंसर कीज़ देखी थी, तो मुझे लग रहा था कि इस बार पक्का क्लियर होना ही है। तो उसके बाद ही मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी। जब 5 बार आप असफल रहे तो किस तरीके का एक मन में क्या विचार आए? क्या थॉट्स आए थे? देखिए, आप जब बार बार फेल होते हैं तो एक डिमोटिवेशन तो आता ही है मन में, और प्रेशर भी होता है लोगों का। लोग जानते हैं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनको पता होता है कि आपका हुआ कि नहीं, वो पूछते हैं, तो वो रहता है। लेकिन मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं पहले से जॉब में था, तो मेरे पास एक जॉब सिक्योरिटी थी। तो मैं साथ साथ रह के, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तो जो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा इस बात को वो ज़्यादा समझ सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो ओल्ड राजेंद्र नगर या घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, और अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं और पढ़ते हैं, और कई लोगों का नहीं भी होता है। तो बस यही है कि हिम्मत बनाए रखनी है, और एक एग्ज़ाम डिफाइन नहीं करता आपको। यानी साफ तौर पर आपका ये कहना है उनके लिए टास्कफुल रहता है काफ़ी ज़्यादा। जी बिल्कुल। आप जो कुछ नहीं कर रहा और सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो मुझे लगता है बहुत प्रेशर है एक एग्ज़ाम के लिए के साथ। क्या कभी कोचिंग वगैरह आपने ली है या फिर सेल्फ स्टडी वगैरह? मैंने सेल्फ स्टडी की थी। स्टार्टिंग से मैंने जब भी मुझे टेस्ट सीरीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी ज़रूर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ की सुविधा उपलब्ध थी, तो मैं जाता था, टेस्ट लिख के आता था ऑफलाइन। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कोचिंग्स इस समय यूपीएससी की क्लियर कराने के लिए बच्चों के लिए बनी हुई हैं। क्या एक उन बच्चों के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे जो इस वक्त यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई बार निराशा उनको हाथ लगती है। आपने भी कहा कि 5 बार जिस तरीके से आपको निराशा हाथ लगी, तो एक गलत मैसेज बच्चों के यहाँ जाता है। 2-3 बार 3 बार 4 बार करने के बाद बच्चे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि ठीक है नहीं हो रहा तो अब करना ही नहीं है। क्या एक चीज़ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत उन लोगों को ज़रूर है जो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं, उनको नहीं पता होता। कोचिंग एक गाइडेंस दे सकती है, लेकिन कोचिंग का कोई एक मटेरियल ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में रिपीट हो जाए। तो आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। और आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। मेरे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो घर पर रह के पढ़ाई की है, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, सारा यूट्यूब से या फिर ऑनलाइन ही उन्होंने तैयारी करी है। तो
अगर आप कहीं दूर, कहीं सुदूर, कहीं में कोने में हैं और आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क माने यूपीएससी या फिर हार्ड वर्क? स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क तो मुझे लगता है कि क्योंकि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है बहुत, उसके क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, मेंस में बहुत अलग आते हैं। तो आपको सही पढ़ना है क्योंकि सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज़ द लिमिट। और तो मुझे लगता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने हैं कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखनी है, किस तरह से वो पढ़ रहे हैं, और उस हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटजी बना के तैयारी करनी पड़ेगी। क्या सत्यम यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई एक मूल मंत्र देना चाहेंगे? मूल मंत्र तो ये होगा कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बीच में छोड़ देते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, प्रेशर में आके हार मान जाते हैं। लेकिन अपने आप पे भरोसा रखना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो सबको करना है। जिन लोगों को लगता है कि मेरे में पोटेंशियल नहीं है या फिर कहीं प्रेशर आ रहा है कहीं से, तो आपके लिए और फील्ड्स हैं। सब लोगों को यूपीएससी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पोटेंशियल ढूंढने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ जाना है। मेरे पास तो जॉब थी तो मैं एग्ज़ाम दे सकता था, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है वो बार बार 5-6 साल लगातार लगे हुए हैं, तो क्लियर कर जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन उनके 6 साल का जो, मुझे लगता है जवानी जो देश के लिए यूज़ हो सकती है, वो इस एग्ज़ाम में यूज़ हो रही है। तो मुझे लगता है कि 1-2 अटैम्प्ट के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। एक आखिरी सवाल मिला, आप अब अधिकारी बनेंगे, अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेंगे? क्या रहेगा? अधिकारों का प्रयोग न्याय संगत और अकॉर्डिंग टू द लॉ करना चाहिए। मैं वैसे ही करने की कोशिश करूँगा, और गरीब से गरीब आदमी और जो सबसे वंचित है उसकी मदद करने की कोशिश करूँगा। देखिए सत्यम जी की माँ मेरे साथ में है, क्या कहना चाहेंगी आज आपके बगल में एक अधिकारी जो बनने वाले हैं उनके लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैंने जो कुछ किया, जो कुछ निस्वार्थ किया, उसका फल मेरे बच्चे के रूप में मुझे मिल रहा है। बच्चा इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुँच गया, क्योंकि मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, सरकारी स्कूल में, जूनियर स्कूल में 6 to 8 बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में हूँ, तो मेरे गवर्नमेंट स्कूल में मेरे ऊपर निरीक्षण करने वाला कोई नहीं है। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो प्रेशर हो कि ये पढ़ना है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, इस टाइप का नहीं है। मैंने स्वार्थभाव से उन बच्चों को पढ़ाती हूँ कि मैं जो सैलरी ले रही हूँ, जो काम कर रही हूँ, उसके बच्चों को कुछ देना है। यदि, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसा कि मैंने उन बच्चों के लिए किया, कि उनके माता पिता बहुत विश्वास और बहुत भरोसे में बच्चों को स्कूल में छोड़ के जाते हैं कि टीचर से ये पढ़ाएंगी और हमको ना पढ़ाएं, क्योंकि ये सोचा कि हमको कोई नहीं दिख रहा है। जैसे तो हमारे ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई देख रहा है, लेकिन मैं सोचती हूँ ईश्वर तो देख रहा है। और मेरे पास ये बच्चे आए हैं जो पढ़ाने के लिए आए हैं, तो मुझे इन्हें पढ़ाना है। तो मुझे आज भी ये फील हो रहा है कि मैंने उन बच्चों के लिए जो 25 साल से 24 साल से सर्विस कर रही हूँ, जो किया, उसका रिटर्न मेरे बच्चे के रूप में मुझको मिला है। तो इसका मैं बहुत बहुत ईश्वर थोड़ा का सा धन्यवाद मैं बचपन से थोड़ा सा जानना चाहूँगी, स्टडी में कैसे रहे हैं, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? स्टडी में शुरू से ही ये इस टाइप के रहे कि हम जो 3 हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और इनका छोटा भाई है, तो हम तीनों तो अलग टाइप के थे। ये कुछ अलग टाइप का ही था। जब फोटो भी खिंचवाता था तो बड़ी स्टाइल से फोटो खिंचवाता था, खाता भी था तो बड़ा अच्छा स्पेशल कुछ भोजन लेता था। तो ये बिल्कुल अलग सा ही था। तो हमको लगता था कि इसमें कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आगे जाके कुछ स्पेशल। अभी भी कहीं घूमने जाता है तो कुछ अलग सा कुछ करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे जनरली सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, कुछ अलग करना है। तो ये भावना उसके अंदर शुरू से थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ अलग हटके करना है। हम लोग टीचर हैं तो कहता है मम्मी आपके परिवार में सब टीचर्स है, इसकी दादी भी टीचर रही है, मैं टीचर हूँ, इसकी नानी भी टीचर रही है, इसके फादर भी टीचर हैं। तो कह रहा है टीचर की परंपरा को मुझे खत्म करके थोड़ा आगे निकलना है कुछ, और कुछ अच्छा सा करना है, और ऐसी जगह पहुँचना है जहाँ मैं अपना निर्णय खुद ले सकूँ। ये सवाल एक बढ़ा दिया माँ जी ने, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? क्योंकि सभी शिक्षक हैं, सर भी हैं, मैम भी हैं। आपका ऐसा क्यों कि अधिकारी बनना है, यूपीएससी क्लियर करना है, और अभी भी गृह मंत्रालय में आप जॉब कर रहे थे? आ, ये तो इसका कोई एक कारण नहीं है। सभी लोग टीचर थे तो मुझे ऐसा, मेरा मन ही था कि कुछ अलग करना है। साथ ही साथ शिक्षक एक लिमिट तक ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो उनके पास नीतियाँ होती हैं उस हिसाब से पढ़ाते हैं। जो नीतियाँ बनाता है वो बनने की मेरी कोशिश थी कि वो शिक्षा में कुछ चेंज आ पाए, क्योंकि शिक्षक वही पढ़ाएंगे जो किताबों में हैं, और जो, लेकिन क्या जो चीज़ें सही हैं वो और अच्छे से कैसे हो सकती हैं, तो वो कोई नीति धारक ही बना सकता है। तो मैं चाहता था कि मैं उस पोजीशन पर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी चीज़ के लिए। तो बच्चे को देश अगर का अच्छी शिक्षा भविष्य, मिले देश का भविष्य तो तो शिक्षा के ऊपर, शिक्षा जैसी अच्छी होगी देश उतना विकास करेगा। शिक्षा मांगी बहुत अच्छी होगी, शिक्षा प्रगति होगी। बिल्कुल, देखा आपने कि एक परिवार में इस वक्त खुशी का माहौल है, और इस वक्त महाविद्या गोविंद नगर में सत्यम जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ तांता लग गया लोगों का आने का, और बधाइयाँ जो है वो लगातार बनी हुई हैं, और घर में भी एक खुशी का माहौल बना हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही।